नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे, एक नया सेगमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो मेंस की प्रैक्टिस करेंगे, हर संडे आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। आगे चल के इसकी कंटिन्यू क्लास होगी। अभी ये नया सेगमेंट है, इसलिए अभी थोड़ा टाइम दीजिए मुझे भी और आपको भी। हम एक दूसरे से अच्छी तरीके से परिचित होंगे तभी, क्योंकि मेंस जब हम लिखेंगे, मेंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे लगता है कि लाइव क्लास यानी लाइव स्ट्रीमिंग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कुछ शब्द मैं बताऊंगा, कुछ आप लोग अपने शब्द भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, तब उससे और अच्छी तरीके से होगा। जब तक कि थोड़ी असुविधा है, ठीक है, प्रभु की इच्छा जब होगी तब हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तब तक हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन, जो सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है, जिनको आपको ऐसे लिखना है, कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको आपको चर्चा करनी है, हर संडे जुड़ेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रश्न के साथ, विस्तार से जानकारी करेंगे। अगर ये चीज पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और कोई अगर राय देनी हो, क्योंकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं अभी भी, और ना चाहे जितना अब मैं क्वालिफाई भी कर लूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इंसान अपने आप में परफेक्ट नहीं हो सकता कभी भी, खास करके विद्या को लेकर। क्योंकि सरस्वती माता ने जो भी दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं उनका, और निरंतर प्रयास रहेगा कि वो मुझे एक ही वरदान दें कि मैं विद्या ग्रहण करके आप सभी को अपने सहयोग से जितना हो सके उतना दान कर सकूं। क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि मैं किसी की मदद करूं, जिससे मैं कर सकूं जिस तरीके से। अगर मैं किसी तरीके से कर पा रहा हूं, किसमें मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो आज हमारा लोगों का जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि गांव से शहरों की प्रवास कारण, यानी गांव से शहरों की तरफ प्रवास का कारण क्या है, तथा इसके जो जो प्रभाव है, उसको 250 शब्दों में समझाना है हमें। तो हम आपको 250 शब्दों को तो पूरा लिख के बताएंगे नहीं, लेकिन आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बताएंगे, बिंदु बताएंगे, जो इनको आप इंडिकेशन दे करके क्वेश्चन पेपर में अपने आंसर लिख सकते हैं, और जिससे आप एग्जामिनर को प्रभावित कर सकते हैं अपनी स्किल से। यही सब चीजें जाननी होती है हमें मेंस में। क्योंकि मेंस कोई भी टीचर आपको लिख के नहीं बताएगा एक एक वर्ड की ये लिखो, फिर राम जाता है कि बात रहीम आएगा, ये सब नहीं लिखना रहता है। वहां पे आपको टीचर आपको इंडिकेशन देगा, एक इंपॉर्टेंट बिंदु बताएगा, आप उस पर विचार करें, खुद सोचें। और जब तक आप खुद सोचने का आपका नजरिया नहीं जगेगा, तब तक आप मेंस का राइटिंग कर ही नहीं पाएंगे, अच्छी राइटिंग कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप बुक पढ़ेंगे, अच्छी बात है, आपको ज्ञान होगा, अच्छी बात है, लेकिन आप जब तक उस बुक से अपने विचार नहीं प्रकट कर पाएंगे, अपने विचार उसके सामने नहीं रख पाएंगे उस बुक में, तब तक आपका मेंस आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो उतनी बेटर नहीं हो पाएगी। बस हमें वही यहाँ पे करना है, हमें वही यहाँ पे करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नया सेगमेंट है और मैं भी समझ लो आप सभी के साथ ही हूँ, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई राय, कोई शब्द जोड़ना है तो जरूर बताइएगा, मैं उसको समझूंगा, सोचूंगा, उस पर विचार करूंगा। मुझे सही लग रहा है तो मैं आपसे जरूर सहमत होऊंगा, और उम्मीद है कि आप सभी लोग इस नए सेगमेंट को बहुत सारा प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं गांव से शहरों के प्रवास के कारण। देखो, आप सभी को पता है कि गांव से शहरों में अब क्या हो रहा है, काफी ज्यादा गांव से लोग क्या हो रहे हैं, शहरों की तरफ प्रभावित हो रहे हैं, यानी शहरों की तरफ भाग रहे हैं। इसके कई सारे मुद्दे हैं। अभी तो सबसे रिसेंटली में ये मुद्दा क्यों चर्चा में, क्यों क्वेश्चन बन सकता है या पूछा जा सकता है, क्योंकि कोविड काल के दौरान क्या हुआ, लोग शहरों से गांव की तरफ गए, शहरों से गांव की तरफ। क्योंकि जब वो शहर में रह रहे थे, तो कोविड आया। कोविड आया तो सारी चीजें बंद हो गई, फैक्ट्री, जो भी मॉल थे, वो जहां भी वर्क कर रहे थे, किसी भी तरीके से वर्क कर रहे थे, सभी चीजों का बंद हो गया। तो उनको अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं था। उस दौरान उन्होंने, कितने भारतीयों ने
आप सभी ने देखा होगा, दिल्ली से पता चल रहा बिहार तक पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, इस तरह से ऐसे चलते गए। मतलब कि उनको सिर्फ अपने गांव की ओर दिखा, उनका एक ही चारा था, अगर मुझे इस महामारी के दौरान जीवित रहना है तो गांव की ओर चलना पड़ेगा, गांव की ओर वापस जाना। और किसी ने किसी कंडीशन से, किसी तरीके से कंडीशन से, आप सभी ने देखा होगा जब कुछ प्रवासी भारतीय, कुछ लोग आ रहे थे वापस, तो किनको शहर जो कहाँ से विदेश से आ रहे थे उनको भी सरकार द्वारा बहुत अच्छी स्कीम द्वारा चलाया गया, वापस लाया गया, जल यात्रा द्वारा लाया गया, वायु यात्रा द्वारा लाया गया। मतलब ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिनसे वापस लाया गया, ठीक है। और जो भारत में ही रहते थे, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं पे रहते थे, बेंगलोर, केरला कहीं पे रहते थे, वो अपने गांव की तरफ चलने लगे। क्यों चलने लगे? ऐसा क्योंकि उनको वहां पे उस समय उनको जीवन यापन करने में कठिनाई हुई। तो इससे हमें एक चीज तो समझ में आ रही कि जब सब कुछ सही रह रहा है तो हम गांव में अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कोई ऐसी महामारी आ रही तो हम शहर में अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे। तो ऐसा क्या करना चाहिए हमें, या सरकार को कुछ ऐसे कदम क्या उठाने चाहिए? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो राज्य के नीति निदेशक यानी डीपीएसपी है, इसमें क्या राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने राज्य के नागरिकों को, एक उचित योग्यता अनुसार, उनका जीवन का स्तर देना चाहिए, ठीक है, उनके जीवन का स्तर देना चाहिए। और आप सभी को पता है कि एक इंसान का जीवन स्तर 3 तरीकों से नापा जा सकता है: शिक्षा, गरीबी यानी कि उसके पास भुखमरी तो नहीं है, ठीक है, और उसका स्वास्थ्य। इन 3 चीजों से अगर सभी देखो, 3 चीजों से किससे कैसे वहां पे शिक्षा नंबर 1 कर सकते हैं। गरीबी में मतलब ये भी होना चाहिए कि वो इंसान गरीब का मतलब उसके पास खुद का घर होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि बारिश में कहीं पल्ली के नीचे या किसी भी तरीके से रह रहा है, ठीक है, वो सुविधा होनी चाहिए। स्वास्थ्य, ठीक है। और इस शिक्षा में कह सकते हैं कि गरीबी में बहुत चीजें आ जाती हैं, ठीक है, आपको जैसे बेरोजगारी है, खान पीन की, इन सब चीजों के मुद्दे अहम मुद्दे हैं, ठीक है। बेरोजगारी तो खैर इन सब चीजों के बारे में आगे चल के भी विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन जब हम एक इंसान के अहम मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं तो उसका जो जीवन स्तर होता है, ठीक है, लाइफ इंडिकेशन होता है उसका, वो क्या होता है, वो 3 चीजों पे अहम होता है। यानी शिक्षा उसकी कैसी हो रही है, स्वास्थ्य कैसा है, उसको कुपोषण का शिकार नहीं, उसको भोजन मिल रहा है, और गरीबी, भुखमरी तो नहीं है उस क्षेत्र में, इन सब चीजों से होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी की आत्मा कहाँ बसती थी? गांव में बसती थी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब लिखिएगा तो, क्योंकि जब 73वां संविधान संशोधन हो रहा है, कौन सा अमेंडमेंट हो रहा है? 73वां संविधान संशोधन, 73 अमेंडमेंट 1992 में हो रहा है, 1992 में हो रहा है संविधान संशोधन कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या था? ग्राम पंचायत था। यानी कि इस अमेंडमेंट द्वारा क्या ग्राम पंचायत को क्या संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में ग्राम पंचायत को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा मिल गया, और यहीं से त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू हो गई। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी का जो था, जब वो भारत आए, यानी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जब भारत आए, तो उन्होंने अपने जीवन के 2 साल पूरा भारत के भ्रमण में लगा दिया। कहाँ लगा दिया? पूरे भारत के भ्रमण में। यानी उन्होंने अपना पूरा 2 साल भारत के भ्रमण में लगाया, और उसके बाद उनको अनुभव हुआ कि अगर हम भारत में गरीबी को, या भारत के लोगों से मिलजुल कर रहना है, यहाँ से अंग्रेजों को, ब्रिटिश शासन को दूर करना है, तो 2 चीजें, एक यानी भाषा, और क्या होनी चाहिए? यहाँ के लोगों के बीच में गांव में जाकर मिलना होगा, गांव में, क्योंकि भारत जो है अगर तभी विकास कर पाएगा जब यहाँ की जनता, यानी भारत की जो गांव की जनता है वो समृद्ध और विकासशील होगी। मतलब वो समृद्ध और विकासशील होगी। यानी गांधी जी का यही इन्होंने अनुभव प्राप्त किया 2 सालों में कि अगर भारत की में विकास करना है, भारत तभी विकासशील हो पाएगा जब भारत की गांव की जनता क्या हो? समृद्ध और विकासशील हो। और आप सभी को पता है, ये तो गांधी जी की बात है। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह, इनका एक वाक्य बहुत बढ़िया है,
आइए उस वाक्य के बारे में जानते हैं। इन्होंने कहा था कि भारत का विकास गांवों के खेतों और खलिहान से होकर गुजरता है। यानी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ये सब लाइनें आपको मेंस में लिखनी है, ठीक है, तभी मजा आएगा आंसर राइटिंग लिखने में तुमको भी, और एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगे, ठीक है, कि बच्चे को कुछ जानकारी है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह का एक वाक्य है कि भारत का विकास गांवों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। और आप सभी को पता है कि इस कोविड महामारी के दौरान जब भारत की पूरी जीडीपी निगेटिव में चली तो सिर्फ और सिर्फ 3.2% प्लस था जीडीपी। वो थी किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। यानी कृषि के क्षेत्र में इस महामारी के दौरान भी पॉजिटिव हमारी जीडीपी थी। कृषि के क्षेत्र में 3.2 थी, जो कि ठीक है। इतनी बात समझ में। तो जब हमारा भारत आजाद हो रहा है, अब हम बात करेंगे आजादी से लेकर आज तक, यानी कि 1947 से लेकर के 2021 के बीच में कितना प्रवास हुआ, क्या क्या था, उनके बारे में। तो देखो, आप सभी को पता है कि हमारा जो आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को मिली, और 1951 में यानी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, देखो हम जो भी आपको डाटा दें इसका विस्तार से नोट करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मजा आएगी आपको मेंस लिखने में, ठीक है। कि 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के अकॉर्डिंग जो था क्या था, 87% लोग कहाँ रहते थे? 87% लोग गांव में रहते थे, यानी कि गांव में रहते थे। और 13% लोग कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे। जब भारत की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई, ठीक है, तो 87% लोग कहाँ रहते? गांव में रहते थे, और 13% लोग कहाँ रहते थे? शहर में रहते थे। जबकि अब हम अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो गया ये रेशियो? 68.5% क्या है, लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, और लगभग 31% लोग कहां रहते हैं? शहर आ गए। यानी कि 1951 से लेकर 2011 से पिछले 50 से 60 वर्षों के बीच में हम देखें तो क्या हो रहा है? कितना हो रहा? 17 से लेकर 31% पहुंच गए शहरी, यानी कि गांव से शहर की तरफ प्रवासन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहेगा तो उसका क्या दुष्प्रभाव होगा, इन सब के बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। ये डाटा क्या हो गया? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब अगर वर्तमान समय में देखें 2021 का जब डाटा आएगा तो मेरे अनुसार कम से कम 40% जनसंख्या जो होगी, कितनी? 40% जनसंख्या जो क्या होगी? शहर की, यानी भारत की जो 40% जनसंख्या होगी शहर की तरफ प्रवास कर चुकी होगी। और ये जो भारत के लिए सबसे विनाशकारी साबित होगा, एक समय सबसे ज्यादा विनाशकारी समय होगा, ठीक है। इसलिए सरकार को कुछ ऐसे काम करने होंगे कि जो शहर से लोग गांव की तरफ, गांव से जो शहर की तरफ लोग आ रहे हैं, इसको रोकना होगा। और इसके रोकने में क्या क्या उपाय हैं, पहले उनके बारे में हम नहीं जानेंगे, लेकिन पहले जानेंगे किस कारण से लोग गांव से शहर आ रहे हैं, किस कारण से लोग गांव से शहर आ रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे। ये तो था हमारा कुछ महत्वपूर्ण जो सेगमेंट हमको क्वेश्चन के ऊपर यानी पृष्ठभूमि में लिखना है। उसके बाद हमें वर्तमान में क्या चल रहा है उसके बारे में हम लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में।
जब हम ऐसे लिखेंगे आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख देंगे, एक एक बिंदु, आप उनको नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक एक बिंदु को विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो गांव से लोग शहर की ओर प्रवास कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। अहम कारण जो है मैंने बिंदु लिख दिए, एक एक करके हर चीज पे मैं चर्चा करूंगा, एक एक करके। ठीक है, बस आपको बशर्त क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना है एक एक करके। ठीक है, देखो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गरीबी। आप सभी को मैंने पढ़ाया था एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको सरकार ने 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। कब? तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि सरकार के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चलाए गए हैं, जिसमें से 17 गोल हैं, उनके बारे में एक एक करके आप विस्तार से बताइए। अगर आप वो लिख दिए, 17 के 17 गोल लिख दिए और सबको थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में एक्सप्लेन किया, तो बाकसम यार इतना गजब तुम्हारा आंसर तैयार होगा कि वाकई में आप कल्पना नहीं कर सकते। आप एक बार चार्ट पेपर में लिख के देखिएगा। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आने चाहिए कि शिक्षा कब है, बेरोजगारी की बात कब कही गई है, ठीक है, ऊर्जा की बात कब कही गई, स्वच्छता की बात कब कही गई है, गरीबी की बात कब कही गई, शिक्षा की, स्वास्थ्य के बारे में बात कब कही गई, किस नंबर में। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्य, जो कि मैंने खुद पढ़ाया है, एक आसान तरीके से पढ़ाया है, और मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उसको जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आपने उनके बारे में देखा और पढ़ा समझा, तो वाकई में आप इतना अच्छा आंसर राइटिंग लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे कि शिक्षा इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी कि एग्जामिनर को मजबूरी में आपको नंबर देने पड़ेंगे। और जो लोग कहते हैं कि हिंदी से लोग नंबर नहीं पाते हैं, अरे बिल्कुल पाएंगे, बस आपको वो मेहनत करनी है, आपको प्रयास करना है। मैं भी एक हिंदी के वर्ग का विद्यार्थी हूँ, और मैं भी इसी उम्मीद में हूं कि मुझे अपने आप में इतना निपुण बनना है कि आंसर की राइटिंग जब लिखूं तो एग्जामिनर सोचे समझे और एक बार जरूर बेबस हो जाए नंबर देने के लिए। और वही क्वालिटी मैं आपके अंदर जगाना चाहता हूं, बस हमें दोनों लोगों को मिलकर साथ चलना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी एसडीजी में गरीबी नंबर 1 पे आती है। ठीक है, क्या गरीबी नंबर 1 पे आती है। ठीक है, गरीबी देखो सबसे बड़ी बात क्या है, गांव से लोग जो शहर की तरफ प्रवास कर रहे हैं, वहां एक सबसे बड़ी बात क्या, गरीबी। क्योंकि क्या हो रहा है, गांव में लोग गरीब बहुत हैं, गांव में लोग गरीब हैं। इसका रीजन क्या, किसी के पास खुद की खेती नहीं है, अगर है तो यहाँ पे कुछ ऐसे दुष्कर्म होते रहते हैं समय समय पे कि सरकार निसंकोच, आपने जो त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम पंचायत बनाई, सरकार ने बहुत अच्छे कार्य के लिए बनाए कि गांव में अगर विकास होगा तभी देश का विकास होगा, इसीलिए ग्राम पंचायत बनाई गई। लेकिन जो इसमें भ्रष्टाचार के जो रास्ते में, जो भ्रष्टाचार के रास्ते में जो माफिया आ जाते हैं, कुछ वर्ग के लोग आ जाते हैं, कुछ राजनेता आ जाते हैं, वो पूरा खत्म कर देते हैं कि जो संविधान है उसकी वैल्यू को पूरा खत्म कर देते हैं, सिर्फ वो अपना घर भरने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात गरीब, आप कारण में लिख सकते हैं गरीबी, कि किसी भी क्षेत्र में, गांव के किसी भी क्षेत्र में गरीबी एक अहम मुद्दा है, जो लोग गांव से शहर की तरफ प्रवास करते हैं। गरीबी क्यों अहम मुद्दा है, क्योंकि लोगों को खुद का पेट भरने के लिए पर्याप्त भोज्य पदार्थ नहीं है, भूखमरी वहां पे है, यानी गांव में गरीबी है। भूखमरी किस लिए, क्योंकि उनके पास खुद की खेती नहीं है, तो वो किसी ऐसे वजह से हड़प ली गई, या दादाओं द्वारा, नेताओं द्वारा, या उच्च वर्ग के लोगों द्वारा वो हड़प ली गई, जिससे वो पर्याप्त अपना भोज्य पदार्थ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रिया चली आ रही बहुत पहले से चली आ रही, आज तो हालांकि सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, तो उसका सुधार हुआ है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हुआ, हमें इसको खुद करना है। ठीक है, तो गरीबी, भुखमरी, और उसके बाद जो आज का इस समय 21वीं सदी का सबसे अहम मुद्दा बनकर तैयार हुआ किसी भी सरकार के लिए, वो क्या है, बेरोजगारी। कोई भी सरकार हो, कि बेरोजगारी जब तक आप
गांव के वर्गों के लोगों को रोजगार, यानी गांव क्या शहर के, यानी अपने देश के वर्ग के लोगों को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे तो कैसे यहाँ पे ये दो कंडीशन को आप पूर्ण कर पाएंगे, गरीबी और भुखमरी। आपने स्कीम तो बहुत चला दी, आपने कहानी तो बहुत बना दी कि ये स्कीम बहुत चला, लेकिन आपने उसके लिए सही से तरीका नहीं अपनाया। और कैसे चल पाएगा जब तक आप किसी युवा को रोजगार नहीं देंगे। कोई वैकेंसी है, आपने एक कॉमन सेंस लीजिए, कोई वैकेंसी 4 से 5 साल लग जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा। इसका सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा है जनसंख्या। एक कारण और आप लिख लीजिएगा, जनसंख्या। जनसंख्या यानी कि जो जनसंख्या है तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अत्यधिक जनसंख्या होने की वजह से रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी है, और बेरोजगारी है तो भुखमरी होगी, गरीबी होगी, सबको पता है। और उसके बाद क्या है, स्वास्थ्य। सरकार के द्वारा स्वास्थ्य को लेकर कई सारे स्कीमें उठाई जाती हैं, कई सारे मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन गांव में कुछ ऐसा है, अगर पहली बात तो गांव में हॉस्पिटल नहीं है, पर्याप्त जगह पे हॉस्पिटल नहीं है। अगर कहीं हॉस्पिटल भी है तो वहां पे नर्सें नहीं है, अगर नर्स है तो डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है तो मरीज जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर इन तीनों में सब कुछ है तो अस्पताल की बिल्डिंग नहीं है। यानी कि कुछ ऐसी असुविधाएं हैं जो स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक रहती है। तो इसलिए भी लोग शहर से की ओर प्रवासन करते हैं, यानी इसलिए गांव से शहर की और प्रवास करते हैं। यानी स्वास्थ्य भी एक अहम मुद्दा है इन सभी कारणों में, क्योंकि सरकार के द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए जाए, ऐसे नियम बनाए जाए ताकि लोगों को सही समय पर सही उपचार मिल पाए, तो लोगों को कुछ कारण तो कम होगा, कुछ कारण। उसके बाद आता है शिक्षा, जो हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर शिक्षा, एक उचित शिक्षा आपको मिलेगी तो आप जनसंख्या नियंत्रण पे विचार करेंगे, बेरोजगारी कम होगी। क्योंकि शिक्षा है तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा सरकारी नौकरी के लिए जाए, कोई अपना स्टार्टअप तैयार करेगा। अगर उसके अंदर शिक्षा है तो सरकार को उसको वित्तीय सहायता करनी चाहिए कि कोई अपना स्टार्टअप तैयार करे, इन सब चीजों को। तो व्यक्ति को जब तक पर्याप्त शिक्षा, अब जैसे इन्होंने क्या कहा, सर्व शिक्षा अभियान चलवा दिया, ठीक है, कि प्रति बच्चे को कितने 100 रुपये पर डे दिए जाएंगे उसको खाने के लिए, मिड डे मील के तहत, योजना के तहत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चा वहां पढ़ने आता है कि सिर्फ 100 रुपये लेने आता है? आप देखने गए? नहीं गए। ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है कि बच्चे को सही तरीके से 100 रुपये पहली बात तो नहीं मिल पा रहे, अगर मिल पा रहे हैं तो उसके पेरेंट्स उसका खुद खर्च कर ले रहे हैं कि 100 रुपये बच्चे को एक दिन की जरूरत नहीं है। बच्चे को पर्याप्त न्यूट्रिशन देना चाहिए, उसको उचित शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे भारत में देखें, पहली बात तो काफी दूर दूर तक गाँव में मैंने देखा है स्कूल नहीं है, अगर स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, अगर शिक्षक है तो स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, अगर स्कूल की बिल्डिंग, शिक्षक और स्कूल है तो वहाँ पे विद्यार्थी नहीं है। अगर इन सभी चीज़ों को फिर भी लेकर है तो कौन पढ़ाए? क्योंकि शिक्षक भी 45,000 से 40,000 पाते हैं और वहाँ जाके लूडो वाला गेम खेलते हैं, इन सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो कौन पढ़ाए? ये शिक्षा। तो अगर शिक्षा और उसके बाद सड़क, यानी गांव में उचित सड़क नहीं, तो कोई व्यक्ति अगर अपना खुद का व्यापार करना चाहे, कुछ भी एक स्टार्टअप करना चाहे तो सड़क की सबसे बड़ी व्यवस्था। तो यह भी कारण। परिवहन, पर्याप्त समय समय पर इनको परिवहन, अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं आना जाना चाह रहा है तो उसको पर्याप्त परिवहन नहीं है, ठीक है। तो परिवहन, बिजली, पानी, आवास। बिजली, पानी, आवास, एक नैतिक जीवन को जीवन यापन करने के लिए हर व्यक्ति की नैतिक आवश्यकता होती है बिजली, पानी, आवास। अगर आपके पास आवास नहीं है तो आप रहेंगे कहाँ? बारिश में कहाँ रहेंगे, गर्मी में कहाँ रहेंगे, जाड़े में कहाँ रहेंगे? पानी नहीं है तो आपका जीवन स्तर नहीं सही है, आपका स्वच्छ पानी नहीं है तो आपका जीवन में आए दिन बीमारी लगी रहेंगी, यानी स्वास्थ्य गड़बड़ी, ठीक है। उसके बाद आपका बिजली नहीं है तो आप कुछ भी कर नहीं सकते। आप इस समय पे बिजली के बिना आप क्या कर सकते हैं? आप सोचिए कि अभी मोदी जी की सरकार में क्या हुआ कि कई सारे गांवों में बिजली पहुंची, और उसके पहले कांग्रेस की सरकार में पिछले 70 सालों की आजादी में अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे बिजली नहीं पहुंच पाई। कितना दुर्भाग्यपूर्ण था भारत का ये, भारत के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि हम अपने आजादी के 70वें वर्ष में पहुंच चुके हैं, लेकिन आज भी पूरे भारत में बिजली नहीं पहुंच पाई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों, उसके बाद संचार,
संचार की सुविधा यानी कि कम्युनिकेशन की सुविधा होना चाहिए। अभी भी मेरे गांव के, मैं पर्टिकुलर अपने गांव क्षेत्र के बारे में बता रहा हूं, वहां पे वाईफाई की सुविधा नहीं है। आप 4G यूज कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि अगर एक टेंडर लगवा लिया जाए वाईफाई का, तो वहां पे वो सुविधा पर्याप्त नहीं मिल पा रही कि मैं एक वाईफाई का टेंडर लगवा पाऊं। ठीक है, उसके बाद गांव में स्वच्छता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो नाले हैं, तालाब, उनको कोई स्वच्छ नहीं करता है, क्योंकि जो भी स्कीम जाती है ग्राम प्रधान के द्वारा, जितना भी पैसा सरकार द्वारा भेजा जाता है, ग्राम प्रधान खुद को हड़प कर लेता है, वो अपना खुद बना लेता है। तो जितनी भी स्कीमें हैं उनको सही तरीके से समन्वय करके, सही तरीके से उनका आम जनता तक लाभ पहुंचाना, ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ठीक है, राज्य की जिम्मेदारी, यानी स्वच्छता का उचित ध्यान देना चाहिए। डेंगू, मलेरिया देखो आप सभी को कितनी है, बहुत सारी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है भेदभावपूर्ण सामाजिक जीवन। क्या आता है? भेदभावपूर्ण सामाजिक जीवन। भेदभावपूर्ण क्या, गांव में मैंने देखा है कि आज भी नीच वर्ग के लोगों को अपने बराबर बैठने नहीं दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके दरवाजे से निकल गया तो बड़ा मिसबिहेव किया जाता है उसके साथ, लोगों से सही तरीके से बात की नहीं की जाती, उनको समाज में एक बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। ये भेदभावपूर्ण सामाजिक जीवन जो है आज के पिछले 10 सालों का सबसे अहम मुद्दा में से एक था। यानी जो लोग पिछले 10 सालों में, पिछले 10 साल चले जाओ वहां पे, यानी 2010 के आसपास जब लोग शहर की ओर बढ़ रहे थे, ये एक अहम मुद्दा था। क्या था? भेदभावपूर्ण सामाजिक जीवन। क्योंकि अगर जब लोग गांव से कुछ समर्थ हो जाते थे तो सीधा शहर की ओर आते थे। क्यों? क्योंकि उनको 2-3 चीजें जरूरी थी। एक तो उनको बेरोजगारी नहीं जरूरी थी, अगर वो बेरोजगार है तो रोजगार, और जैसे ही रोजगार प्राप्त हुए वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सड़क के, परिवहन, बिजली, पानी, आवास, संसार, स्वच्छता, भेदभावपूर्ण जीवन से, इन सब चीजों से दूर रहना चाहते थे। ठीक है, इन सब चीजों से दूर रहना चाहते थे। और अगर इन सब चीजों से दूर रहना चाहते तो कहाँ है? शहर। क्योंकि शहर में आपको कम से कम तो 2 वक्त की रोटी सुकून से खाने को मिलेगी। आप यहाँ रहेंगे तो आप कोई रोजगार ले लेंगे। देख लो, शहर में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर आप किसी भी शहर का सर्वे कर लें तो वहां जो 50% पॉपुलेशन है वहां की निजी है, और 50% पॉपुलेशन वहां की बाहरी है, जो गांव से शहर की ओर आके बस गई है। ठीक है, गांव से शहर की ओर आके बस गई। लेकिन इसका, क्योंकि भले भी चाहे झुग्गी और झोपड़ी में रह रहे हो, गांव से लोग आके शहर में भले भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हो, लेकिन उनको गांव से अच्छा जीवन बेहतर कहाँ मिला? शहर में। क्योंकि यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत अच्छी, एक तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क, परिवहन, बिजली, और वहां पे आके वो बेरोजगारी का मुद्दा भी लगभग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, और ये भेदभावपूर्ण जो सामाजिक जीवन ये खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग किसी से मतलब नहीं रखते, वो अपने कार्य से कार्य करते हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं, वो उनका विकास होता है, इसलिए लोग गांव से शहर की ओर आते हैं। ठीक है, तो ये अगर इन सब चीजों को, अगर अभी आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि शहर में रीजन क्या है, ये तो सारे कारण हो गए। ठीक है, अब अगर ये तो सारे कारण हो गए, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आसानी से एक एक करके अपने भी शब्दों में लिखिएगा और अच्छी। ये तो मैंने समझाया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, लेकिन अब अगर एग्जामिनर आपसे कह दे कि इन सभी चीजों को, अभी तो कारण बताए कि इन सभी चीजों को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा या स्थानीय सरकार के द्वारा ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जो इन सभी चीजों को दूर कर दिया जाए, तो सबसे पहला कारण क्या है? गरीबी को लेकर के सरकार थोड़ा लोगों को क्या करे? आर्थिक वित्तीय मदद करे। कैसी? आर्थिक, पहला क्या है? गरीबी को लेकर आर्थिक वित्तीय मदद करे। कैसे? आर्थिक वित्तीय मदद करे। ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए? लोगों को गरीबी दूर करने के लिए पहले तो उनको आर्थिक वित्तीय मदद करे। भूखमरी को दूर करने के लिए, भूखमरी को दूर करने के लिए, भूखमरी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को कम से कम गांव के लोगों को उचित राशन, भोज्य पदार्थ सही तरीके से देना चाहिए। कई चीजों में सब्सिडी देनी चाहिए, जैसे गैस सिलेंडर के रेट 1000 की प्लस हो गया लगभग। ठीक है, तो इन सब चीजों में उनको सब्सिडी, गांव के लोगों को सब्सिडी दें, जो समर्थ है उनको नहीं, लेकिन जिनको रियल में इनकी नीड है, जिनको रियल में इनकी वास्तविकता में इनकी आवश्यकता, उनको सब्सिडी देनी चाहिए। ठीक है, एक उचित स्कूल, यानी समय जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, एक निश्चित डिस्टेंस पर उचित उच्च शिक्षा, क्या? उच्च शिक्षा संस्थान खुलवाने चाहिए। ठीक है, संस्थान। ठीक है, और बेरोजगारी को दूर करने के लिए लोगों को रोजगार,
बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या लोगों को रोजगार का जरिया देना चाहिए, उनको थोड़ा सा आर्थिक भत्ता देना चाहिए ताकि वो कोई अपना रोजगार स्टार्टअप कर सके। ठीक है, कौशल विकास के अंतर्गत जितने लोग अपना कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको सही समय पर सही जगह पे उनको उनकी योग्यता के अनुसार सही से उनको पदोन्नत करना चाहिए, यानी उनको रोजगार देना चाहिए। बेरोजगारी, स्वास्थ्य की बात करें, अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस सरकार के द्वारा गांव के लोगों को उचित स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको पर्याप्त जगह जगह पे अस्पताल, समय समय पे न्यूट्रिशन की जरूरतों को पूरी करने के लिए लोगों को मदद करें। ठीक है, यानी स्वास्थ्य में क्या करना है, स्वास्थ्य में सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य, यहीं पे स्वच्छता समझ ली, क्योंकि स्वास्थ्य और स्वच्छता जुड़ा हुआ। ठीक है, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सरकार के द्वारा स्वच्छता को जागरूक करने, स्वच्छता को रखने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ कठपुतलियों जैसे नाटक लाने चाहिए। स्वास्थ्य को जानकारी के लिए कठपुतलियों जैसे नाटक जगह जगह पे कराने चाहिए, स्कीमें लानी चाहिए, और उनको सही, सबसे बड़ी बात तो है कि सही तरीके से उनको समन्वय द्वारा, ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा उनको सही तरीके से लोगों को पहुंचाया जाए, और ग्राम पंचायत के प्रधान जो उनको निगरानी करने के लिए एक विशेष कमेटी, एक विशेष ग्रुप का ऐलान किया जाए, जो सरकार के द्वारा उस ग्रुप को भी समय समय पर निर्देशित किया जा सके। ऐसे करके स्वास्थ्य और शिक्षा को, स्वच्छता को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर बेसिक नीड लोगों की प्राप्त होती रही तो ये जो प्रभाव है ये कम हो जाएगा, यानी कि प्रभाव कम हो जाएगा। और जो कृषि है, जो कृषि है उसमें क्या होनी चाहिए, कृषि में क्या होना चाहिए, लोगों को जो परंपरागत जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, परंपरागत कृषि को कम करके आर्थिक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए, आर्थिक कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बढ़ावा देना चाहिए सरकार के द्वारा। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। और उच्च हाइब्रिड के सीड्स होने चाहिए, यानी उच्च सीड होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के बीज होने चाहिए सरकार के द्वारा, पानी की सुविधा होनी चाहिए, खाद सस्ती कर दें। ठीक है, ये चीजें अहम मुद्दे हैं। ठीक है, ये तो हुए आपका बेसिक। और उसके बाद बेरोजगारी की मैंने बताया, बिजली पानी आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, बिजली में हर राज्य में सरकार ने एक निर्णय रखा है, एक लक्ष्य रखा है कि वो हर क्षेत्र में, भारत के हर एक इंडिविजुअल गांव में स्वच्छ पानी को पहुंचाने का उद्देश्य रखा है सरकार ने। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको अच्छी तरीके से बताना है कि किन चीजों से हम इसको दूर कर सकते हैं, ये अहम मुद्दे हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीजों से हम, यानी जितनी चीजें मैंने कारण में बताई थी कि उनकी वजह से प्रवास हो रहा है, उन्हीं चीजों को आपको समझाना है कि इन्हीं चीजों को हम किस तरीके से सुधार करें, ताकि सरकार लोगों को गांव में रहने के लिए, एक अच्छे जीवन जीने के लिए बेबस ना करे। ठीक है, यानी वो बेबस ना हो शहर जाने के लिए। ठीक है, वो ऐसा हो कि वो गांव में रहें, अपना जीवन यापन सुव्यवस्थित जिए और गर्व से कह सके कि हाँ, मैं गांव में खुशहाल जीवन जी रहा हूं। और तभी अगर ऐसा होगा तभी भारत का विकास होगा, क्योंकि गांव की जनता अगर विकास कर रही है, गांव की जनता अगर समृद्ध है, तो भारत देश समृद्ध है, भारत देश विकास करेगा। ये अहम कारण। और प्रभाव क्या है, प्रभावों को समझाइए। तो देखो, सीधी सी बात है, अगर आपके गांव की जनता शहर की ओर प्रभावित होगी, गांव की जनता शहर की ओर प्रवास करेगी, तो खेती कौन करेगा। ठीक है, खेती कौन, अगर खेती नहीं होगी तो आप खाएंगे क्या। आपके यहाँ फिर वही चीजें आ जाएगी, अकाल पड़ने लगेगा, बाहरी देश के लोग आपको आक्रमण करेंगे, भूखमरी की कंडीशन आ जाएगी, आपके लोगों में आपस में भेदभाव बढ़ने लगेगा, फिर से आपस में ही लोग आपस में भाई बहन भिड़ने लगेंगे, लड़ने लगेंगे। कैसे ऐसे कई सारे चिंता का विषय बन जाएंगे, जिनको लेकर सरकार को बहुत जल्दी ऐसे कदम उठाने चाहिए,
कि जो शहर का प्रवासकरण हो रहा है इसको कम किया जा सके, शहर का प्रवासकरण को कम किया जाए, शहर के प्रवास को कम किया जा सके और लोगों को एक उचित जीवन गांव में ही देना चाहिए। गांव में थोड़ी थोड़ी दूरी पर रोजगार से रिलेटेड कुछ ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा दी जाए ताकि लोग गांव से दूर जा 2-4 किलोमीटर दूर जाके फैक्ट्रियों में रहकर रोजगार भी कर सके। ठीक है, इन सब चीजों को अगर ऐसा सरकार के कुछ अच्छे कदम द्वारा उठाए जाए तो आई होप ये चीज को कम किया जा सकता है। कम क्या, पूरा शर्त है कि 2030 तक की जो एसडीजी का लक्ष्य रखा गया सरकार प्राप्त करने में 90% जरूर सक्सेस होगी। तो ये था गांवों से शहरों की करण जो शहरों की तरफ प्रवास का क्या कारण है, इन सब अहम मामले के मुद्दों पर हमने चर्चा की। अगर ये वीडियो ये सेगमेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।